जैसे वर्तमान आगे नहीं बढ़ने वाला। दूसरी तरफ अतीत में अगली सुबह होते ही चेतन खंडहर की ओर निकल पड़ा। वो जैसे जैसे खंडहर की ओर बढ़ता जा रहा था, उसके मन में तरह तरह के सवालों का ढेर लग रहा था और सभी सवाल बाबा अजरनाथ से अनायास ही जुड़ते जा रहे थे। ये सोचते सोचते चेतन ठीक खंडहर के करीब जा पहुंचा और खंडहर के करीब थोड़ी दूरी से आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। आसपास लगे लोगों को देख वो मन ही मन बड़बड़ाया, इतने सारे लोग, अब क्या करूं? अरे ये अंगूठी है ना। वो खुश होकर अंगूठी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी कुछ सोचकर एक बार फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। असल में चेतन अंगूठी पहनने के कारण अदृश्य तो था, लेकिन फिर भी खंडहर के भीतर जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बड़े से गेट के बाहर बाबा अजरनाथ के कई पहरेदार थे जो लगातार घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। जरा सी भी चूक होती तो उन लोगों को किसी के आसपास होने की भनक लग सकती थी और इस तरह अतीत में ना चाहकर भी छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना थी। चेतन का मन इसी बात को लेकर परेशान था। परेशान खड़ा चेतन उन लोगों को देखते हुए आश्चर्य से बोला, एक भूतनी के लिए इतना इंतजाम, आखिर क्यों? लगता है बात कुछ और ही है, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? जब तक ये लोग हट नहीं जाते अंदर जाना तो मुश्किल लग रहा है। वक्त बीतता जा रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद उस खंडहर के ठीक सामने खड़ा चेतन खुद से बोला, यहाँ खड़े खड़े पूरी दोपहर बीत गई, अब दिन भी ढलने वाला है, शायद मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बार जैसे ही अंधेरा हुआ तो अंदर पहुंचना आसान हो जाएगा। समय बीत गया और कुछ देर के इंतजार के बाद रात हो गई। सूरज एक गहरी लालिमा के साथ क्षितिज में पिघल गया। देखते ही देखते चारों ओर खूब अंधेरा फैलने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े चेतन ने अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, लगता है अब सही मौका है अंदर जाने का। ये कहते हुए चेतन ने एक पत्थर दूसरी ओर फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही एक थोड़ी आवाज हुई तो सभी लोग जो खंडहर की सुरक्षा कर रहे थे उस ओर भागे जिस ओर चेतन ने पत्थर फेंका था। अब चेतन मौका पाते ही मेन गेट से अंदर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा वहां भी कई लोग मौजूद थे जिसकी चेतन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सभी पहरेदार एक बड़े हॉल को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। खंडहर में स्थित अलग अलग कमरों की ओर जाने का रास्ता सारे पहरेदारों के पीछे की ओर था। घबराया चेतन मन ही मन बोला, बेटा चेतन, अब क्या करेगा? जल्दी कुछ सोच, यहाँ फंसा रहा तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहरेदारों को सामने से कैसे हटाए। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना मैं उन्हें धक्का देकर निकल जाऊं। लेकिन फिर अपने आप को समझाते हुए चेतन बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना सबका ध्यान उसी ओर चला जाएगा और ठीक पहले की ही तरह यहाँ भी अतीत में बदलाव होने का खतरा है। जो भी करना है ऐसे करना होगा जैसे कि सब नॉर्मल हुआ हो। चेतन आगे कुछ करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसका ध्यान हाथों में मशाल पकड़े एक पहरेदार पर गया जो उस बड़े हॉल में घूम घूम कर पहरा दे रहा था और बाकी लोग शांत खड़े थे। तभी चेतन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी को धक्का नहीं दे सकता, लेकिन बिना छुए गिरा तो सकता हूँ ना। एक बार इन पहरेदारों का ध्यान बच जाए मेरे लिए उतना ही काफी है। सोचते हुए चेतन ने उस घूम रहे पहरेदार के निकलते ही जमीन पर बिछी कालीन को हल्का सा मोड़ते हुए उसमें सिलवटें डाल दी और एक जगह खड़ा होकर उसे देखने लगा। जैसे वो पहरेदार अपना एक चक्कर पूरा करके कालीन में की उस मुड़ी हुई जगह पर पहुंचा तो चेतन मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अब सिलवट में पहरेदार का पैर उलझेगा और वो जमीन पर गिरेगा। ठीक जैसा चेतन ने कहा वैसा ही हुआ। उस पहरेदार का पैर कालीन में उलझा और वो अचानक ही गिर पड़ा। उसके बाद चेतन फिर से बोला, खुद को संभालते हुए भी उसके हाथ में रखी मशाल जमीन पर गिरेगी और कालीन में आग लगेगी। अब की बार भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा चेतन ने सोचा था। चेतन के इतना कहते ही सच में कालीन में आग लग गई और आखिर में चेतन बड़े ही उत्साह के साथ बोला, वो आदमी आग आग चिल्लाएगा, सब आग बुझाने भागेंगे और मैं निकल जाऊंगा। जैसा चेतन ने सोचा था ठीक अब की बार भी वैसा ही हुआ।
इसके साथ ही चेतन का प्लान पूरी तरह काम कर गया और वो पहरेदारों के उस घेरे से बचकर उस हॉल के दूसरी तरफ वाले हिस्से में पहुंच गया। चेतन कुछ कदम चलकर हैरानी से उस खंडहर को देख रहा था। वो अचानक रुकते हुए बोला, ये खंडहर तो एक भूल भुलैया जैसा है, लेकिन पिछली बार जब मैं अतीत में गया था वहां मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही वर्तमान में। खैर, अब जो भी हो, सवाल ये है कि मैं खूनी वधु को ढूंढूं किस तरफ। ये बोलते ही चेतन की नजर जमीन के नीचे की ओर जाते हुए एक छोटे से रास्ते पर पड़ी जो सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। चेतन तुरंत ही उस तरफ बढ़ने लगा। चेतन कुछ कदम चला ही था कि कुछ दूरी से किसी की हल्की हल्की चीखने की आवाजें उसे महसूस हुई। वो मन ही मन बोला, आखिर उस तरफ कौन हो सकता है? कहीं ये खूनी वधू तो नहीं? सोचते हुए जैसे ही वो कुछ कदम और चला, अचानक ही माहौल में रात की रानी की तीखी खुशबू फैलती हुई महसूस हुई। चेतन के मुंह से अनायास ही निकला, रात की रानी की खुशबू, मतलब खूनी वधू। वो कुछ और कदम आगे बढ़ा ही था कि जो दृश्य उसने देखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बड़े से कांच में कैद खूनी वधू के चारों ओर आग की लपटें धधक रही थी। खूनी वधू उस कांच के अंदर जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन बाहर उसकी बहुत ही धीमी आवाज उस कांच और लपटों के बीच से आ पा रही थी। चेतन उस कांच के बाहर लगी आग की लपटों को देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो तेज आवाज में उस चित्रलेखा की ओर भागते हुए चिल्लाया, चित्रलेखा, चित्रलेखा, मैं शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा चित्रा। चेतन उस दृश्य को सामने से देखता रहा, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। उधर आग की लपटों के बीच फंसी चित्रलेखा भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कांच के बाहर बिल्कुल धीमे धीमे स्वर सुनाई पड़ रहे थे। छोड़ दे मुझे दुष्ट, जाने दे मुझे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। चेतन उसकी इस हल्की आवाज को सुनकर यहाँ वहां देख रहा था। वो दोबारा बोला, मैं तुम्हें बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। चेतन अपना सिर पकड़े खड़ा ही था कि अचानक उसे पास में एक बड़ा सा लोहे का रॉड जैसा दिखा। चेतन ने पास जाकर देखा तो वो खाली मशाल थी। चेतन उसे देखते ही तेजी से उस तरफ भागा और वो खाली मशाल उठाकर कांच के बेहद करीब आ गया। चेतन ने जैसे ही उस मशाल से उस कांच को तोड़ना चाहा जिसमें खूनी वधू कैद थी, वहां कालदूत आ गया। अपने ठीक बगल में कालदूत को देखकर चेतन के चेहरे के भाव बदल गए। चेतन कालदूत को देख घबराते हुए बोला, कालदूत, कालदूत, प्लीज देखो ना, वो चित्रलेखा आग की लपटों के बीच कैद है। उस बाबा ने उसे बांध रखा है। प्लीज कुछ करो, छुड़ा लो उसे, प्लीज मेरी मदद करो कालदूत। चेतन कालदूत को पकड़कर झंझोड़ रहा था, लेकिन कालदूत शांत रहा। उसने तुरंत अपना एक हाथ घुमाया और देखते ही देखते कांच के चारों ओर जल रही आग बुझ गई। आग बुझते ही चेतन थोड़ा शांत हो गया, लेकिन कालदूत चेतन पर चिल्लाते हुए बोला, चेतन शांत हो जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना किसी भी चीज को मत छूना, लेकिन तुम हो कि भावनाओं में बह जाते हो। वो तो हम समय पर आकर तुम्हें रोक लेते हैं, वरना तुम जानते भी हो क्या हो जाता। जरा शांति से काम लो चेतन, वैसे भी तुम फिलहाल खूनी वधू को नहीं बचा सकते। ये सुन चेतन कालदूत पर झल्लाते हुए बोला, तो फिर इस तरह मेरे रक्षक होने का क्या फायदा? कभी मैं एक दरवाजे को खोलकर अंदर नहीं देख पाता, यहाँ मैं चित्रलेखा को नहीं बचा पाता, तो आखिर करना क्या है मुझे? हर रास्ता आखिर खुलने से पहले ही बंद क्यों हो जाता है? कालदूत चेतन की ये बात सुन उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, तुम हर घटना को ठीक करने के लिए इतने अधीर क्यों रहते हो चेतन? तुम सदियों के रहस्य को अचानक ही जान लेना चाहते हो, जो कि आसान नहीं है। और शायद तुम ये बात भूल गए हो कि तुम यहाँ कुछ जानने आए हो, ना कि कुछ बदलने। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। पर तभी चेतन दोबारा बोल पड़ा, पर वो बाबा अजरनाथ। कालदूत चेतन की बात सुन कड़क आवाज में बोला, अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, फिलहाल छोड़ो उन्हें और चलो यहाँ से। ये कहते हुए कालदूत ने एक हाथ चेतन के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से चुटकी बजाई। अगले ही पल वो दोनों
नदी के किनारे स्थित घाट पर पहुंच चुके थे। कालदूत चेतन को समझाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ और अभी आराम करो। इसके आगे जो भी करना है वो सब अब कल देखते हैं। चेतन कालदूत की बात सुनकर शांति से कालदूत के बगल में ही उस घाट पर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सुलगती आग के बीच खड़ी चित्रलेखा खूनी वधू का चेहरा आ रहा था। वो बार बार उस ख्याल को भूलने की कोशिश कर रहा था। इन सब ख्यालों के बीच उलझा चेतन धीमे धीमे अब नींद की गहराइयों में जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक चेतन को एकाएक महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है और खुद ब खुद किसी चीज की तरफ खींचा चला जा रहा है। ये महसूस होते ही वो बगल में लेटे कालदूत को आवाज लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए हवा में तैरता चेतन एक कुएं के पास पहुंच गया। उस कुएं को देखते ही चेतन की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, चेतन, अब आ ही गए हो तो बचा लो हमें। ये आवाज सुन चेतन कुछ सोच पाता, उसके पहले ही वो सारे दृश्य अचानक चेतन के सामने से गायब हो गए और अचानक चेतन की नींद खुल गई। चेतन ने महसूस किया कि वो कहीं नहीं गया, अभी भी उसी घाट पर लेटा है। चेतन इस घटना के चलते घबरा कर उठ बैठा और यहाँ वहां देखने लगा। अगल बगल सब कुछ सामान्य था। ये देखकर चेतन फिर दोबारा लेट गया। सोते हुए वो खुद से बोला, शायद ये मेरा वही ख्याल था जो इससे पहले भी मैंने महसूस किया था, लेकिन इस बार मुझे उस लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। आखिर कौन है वो लड़की? ये सोचते हुए चेतन की कम नींद लग गई, उसे होश ही न रहा। अगली सुबह जब चेतन की नींद खुली तो उसका सिर भारी भारी सा था। उससे पकड़ते हुए यहाँ वहां कालदूत को देखने लगा, लेकिन कालदूत चेतन को कहीं नजर नहीं आ रहा था कि तभी चेतन की नजर नदी में स्नान कर रहे उस निशान वाले आदमी प्रताप सिंह पर पड़ी, जो अरुणोदय सिंह का परपोता है और रिश्ते में वीर सिंह के पिताजी। निशान वाले आदमी प्रताप सिंह को अपने सामने देख चेतन की नींद खुल गई और वो झट से भागकर उनके करीब जा पहुंचा। चेतन ने देखा आज वो निशान वाला आदमी नदी से निकलकर अपने घर की ओर नहीं बल्कि दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गए। उन्हें दूसरे रास्ते पर जाते देख चेतन भी ठीक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद चेतन ने देखा प्रताप सिंह गांव के बाहर जाने वाली सड़क की ओर तेज तेज कदमों से बढ़ रहे थे। ये देख चेतन हैरानी से बोला, अरे ये क्या, पहले ही अपने घर नहीं गए, अब गांव से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये मामला क्या है? कहीं कुछ और तो नहीं है? खैर जो भी हो देखकर ही पता चलेगा। इतना सोचकर चेतन अब भी उस आदमी के पीछे चल रहा था। थोड़ी देर में निशान वाले प्रताप सिंह और चेतन गांव के बहाने पर पहुंच चुके थे। चेतन आश्चर्य से खुद से बोला, गांव के बाहर भला इन्हें क्या काम हो सकता है? कुछ क्षण बीते नहीं थे कि चेतन को उनकी बात का जवाब मिल गया, क्योंकि वो आदमी एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली दुकान के बाहर जाकर रुक गया और यहाँ वहां देखने लगा। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था जो चेतन को ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा था। चेतन जब थोड़ा और करीब पहुंचा तो देखा वो आदमी और कोई नहीं बल्कि छगनलाल है। उसे देखकर चेतन आश्चर्य से बोला, आखिर इस छगनलाल का चक्कर क्या है? क्यों ये इस आदमी के साथ हर जगह नजर आ जाता है? कंफ्यूज खड़ा चेतन उन्हें देख ही रहा था कि तभी दुकानदार घर से बाहर निकलकर दोनों को बोला, अंदर आ जाओ। वो दोनों तुरंत ही उस दुकानदार के साथ घर के अंदर चले गए। चेतन तुरंत भागकर खिड़की के करीब पहुंचते हुए बोला, लगता है आज फिर ये दोनों वही पुड़िया लेने आए हैं इस आदमी के पास। चेतन ये सोच ही रहा था कि उसने देखा छगनलाल उस निशान वाले आदमी के करीब आया। छगनलाल के हाथ में एक मिट्टी के एक पात्र में एक साड़ी रखी हुई थी। छगनलाल मिट्टी के पात्र में रखी साड़ी निशान वाले प्रताप सिंह को पकड़ाते हुए बोला, ये साड़ी पहना देना उसे, अब उसका समय बिल्कुल करीब है, ये उसे सुरक्षित रखेगी। ये सुन चेतन के होश उड़ गए। वो आश्चर्य से भर उठा और खिड़की से दूर हटते हुए बोला, स्त्री? कौन स्त्री? प्रताप सिंह के घर में कहाँ है कोई स्त्री? और ये किसकी बात कर रहा है ये छगनलाल? आखिर कौन है वो स्त्री जिसकी बात छगनलाल कर रहा था? और समय करीब होने से उसका क्या मतलब था? क्या चेतन इस